प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा तो दूसरा चैप्टर चल रहा था वन व वन्य जीव संसाधन। उसमें हमने एशियाई चीता के बारे में पढ़ा। आज हम एक विशेष प्रकार के वृक्ष हिमालयन यव के बारे में पढ़ेंगे, जो एक सदाबहार वृक्ष है। तो हेडिंग डालेंगे हिमालयन यव, ये वृक्ष का नाम है। इसके बारे में लिखेंगे आप, यह है हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार। कौन सा वृक्ष है ये? सदाबहार, यानी हमेशा हरा भरा रहता है। एक सदाबहार वृक्ष, एक सदाबहार औषधीय लिखेंगे आप, औषधीय पौधा है। मतलब औषधि मतलब एक उपचार में काम आता है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी भारत में स्थित है, वह अरुणाचल प्रदेश, इसको हम पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी कह सकते हैं, प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड पार्ट का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तो हम इसमें आप एक तो याद रखेंगे कि ये चीड़ के प्रकार का कौन सा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, और कौन से राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब देखो इस पेड़ की क्या खासियत है। अभी हमने पढ़ा एक औषधीय पौधा है। ये कौन सा पौधा है? औषधीय। अब इसकी दवा कैसे बनाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों, एवं जड़ों से टक्सोल, इसको रेखांकित कर लेंगे आप, टक्सोल लाइए, ये TAXOL, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। रसायन निकाला जाता है। तो रसायन कौन सा? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे अगले लाइन से लिखेंगे, इसे मतलब जो टक्सोल रसायन है, इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए काम में या उपयोग में लिया जाता है। तो ये औषधीय पौधा है, तो कौन सी बीमारी में काम आता है? कैंसर की जो बीमारी है उसके उपचार में काम में लिया जाता है। अगली लाइन में लिखेंगे इसकी खासियत क्या है कि इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कैंसर औषधि है। तो इसे जो टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, ये विश्व में यानी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। तो इसकी ये तो सामान्य जानकारी हो गई कि ये भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और इस पेड़ की छाल है, पत्ती, जड़ सभी काम में ली जाती है।
अब इस कारण से क्या हुआ, अत्यधिक इसके काम में लेने के कारण इस वनस्पति जात को खतरा उत्पन्न हो गया। ये हम अगली लाइन में लिखेंगे। इस वृक्ष के अत्यधिक दोहन से यानी काम में लेने से इस वनस्पति को खतरा पैदा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है। एवं अभी जो हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इसके जो पेड़ हैं वो क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। एवं पिछले दशकों में 10 से कितने साल का होता है, 10 साल का, दशकों में यह वृक्ष हजारों की संख्या में सूख गए हैं। तो एक विशेष प्रकार का पौधा है हिमालयन यव, ये यव वृक्ष का नाम है। ये चीड़ के प्रकार का वृक्ष है। तो उसमें मुख्य चीज़ यही याद रखनी है आपको, ये सदाबहार वृक्ष है, हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा रसायन, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कौन से रोग के उपचार में, कैंसर के उपचार में काम में आता है। ये इसमें इतना याद रखना आपको। अगली हेडिंग डालेंगे हम, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे लिखेंगे भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक हो गया है, इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया, या कौन कौन से ऐसे वन्य जीव हैं जिनके संरक्षण के लिए सरकार ने इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। एवं इसके लिए अलग ही अधिनियम पारित किया गया। तो उन पशुओं के या पक्षियों के नाम हम पढ़ेंगे जिसको सरकार ने उसको बचाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक कानून बनाना पड़ा जिसका नाम है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। तो इसमें हम लिखेंगे भारत में वन्य जीव संरक्षण, यानी उनके वनों का और वन्य उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनको बचाकर हम कैसे रखें। क्योंकि पेड़ अभी हमने जैसे हिमालयन यव पढ़ा, उस वृक्ष है, तो उसी प्रकार जो अपने जो पशु हैं वो भी क्या है, शिकार के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो उसको हम संरक्षण कैसे करें, उसके शिकार को कैसे रोकें, उनकी संख्या जो में बढ़ोतरी कैसे हो, इसके लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, या इसमें कौन किन किन लोगों की जन भागीदारी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे अगले पृष्ठ पे, वन्य जीवन व वनों में तेज गति से हो रहे हास्य यानी पतन, हास्य का मतलब क्या होता है, पतन, नष्ट होना के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। तेज गति से ये क्या हो रहे हैं, वन और वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। इसको हमारा बचाना हमारे लिए हमारा एक दायित्व भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इकोलॉजी सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, हमारे जीवन साध्य
संसाधन जिसके कारण हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे जल है, वायु है, व मिट्टी है जिस पर हम खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं, बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में, इसी में लिखेंगे, यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति एवं पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है, विविधता को भी संरक्षित करती है। हमारे जीवन में जो साध्य संसाधन है, जल है, वायु, मिट्टी, ये बने रहते हैं और इसमें विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पतियों, पशुओं में, यानी इसमें पेड़ पौधे आ गए, पशु आ गए, उनमें जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। यानी इस पर अनेक प्रकार के क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फसल एक होती है लेकिन उसके अलग अलग उसमें किस्में पाई जाती है, जैसे चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। है तो वो एक ही, उसको हम एक नाम से जानते हैं लेकिन उनमें अलग अलग किस्में पाई जाती है। इसका लिखेंगे उदाहरण, विविधता कैसे पाई जाती है। हम कृषि में भी पारंपरिक मतलब जो पुराने समय से हम करते हैं आ रहे हैं, पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। दूसरा लिखेंगे हम इसी में, ये तो कृषि का उदाहरण लिया हमने। दूसरा है जलीय जैव विविधता, यानी जल में रहने वाले जीवों में विविधता। मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है, बनाए रखने पर निर्भर है। आगे पढ़ेंगे हमें कि हम जो पढ़ रहे थे संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब देखो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 जो वन्य जीव है उनको संरक्षित करने के लिए लाया गया। तो देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे हम, वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव कोष्ठ में रक्षण अधिनियम 1972। ये सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो है बाघ परियोजना, वो तो है 1973 या 32 में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जो बाघों के लिए, बाघों को बचाने के लिए की गई, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसमें तो आएगा 1973। यह भारतीय वन्य जीव, उसमें वन्य जीव मतलब इसमें पर्टिकुलर किसी जीव का नाम नहीं लिया गया है, केवल वन में रहने वाले सभी जीव आ गए। तो वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या किया गया, इसमें यानी इस अधिनियम में, इस एक्ट में वन्य जीवों के आवास, यानी जहाँ पर वो रहते हैं, आवास रक्षण यानी उसकी रक्षा करना के अनेक प्रावधान
थे। भारत में, आगे इसी में लिख लेंगे, इस कार्यक्रम के तहत, अगली लाइन में लिखेंगे, इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त, यानी जिनके नष्ट होने का खतरा है, उसी किस में रखेंगे हम, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन पर रोक लगाने पर बल दिया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, अब जो वन्य जीव अधिनियम 1972 था उसमें क्या किया गया कि जो संकटग्रस्त जातियां थी उनके नष्ट होने का जो कारण था, मुख्य कारण शिकार प्रबंधन था, उनका क्या करना, व्यापार करना, उनको मारना, इस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सरकार ने क्या किया, केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, यानी अभयारण्य जिसको हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव पशु विहार, यह पशु विहार स्थापित किए। अब इसमें देखो केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने आपस में मिलकर क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य, पशु विहार मतलब अभयारण्य स्थापित किए, ताकि इन जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके या उनके शिकार को रोक सके। आगे लिखेंगे हम, इन प्राणियों में अब कौन कौन से प्राणी हैं जिनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, जिनकी संख्या लगातार घट रही थी, उनके कारणों का पता लगाया गया और उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपने सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आदि आपने नाम सुने होंगे। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का नाम भी आपने सुना होगा। ये सभी पशु और पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए रिजर्व किए गए हैं। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा जो कहाँ पाया जाता है, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जिसको हम कह सकते हैं, असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, आगे लिखेंगे कश्मीरी हिरण, 3 प्रकार के मगरमच्छ। जो कि 3 प्रकार कौन से हैं, स्वच्छ यानी साफ जल मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ। दूसरा है लवणीय जल मगरमच्छ, लवणीय जल
मगरमच्छ एवं घड़ियाल, जो मगरमच्छ की प्रजाति का ही होता है। एशियाई शेर, एशियाई शेर व इसके अलावा भारतीय हाथी। तो ये आप नाम याद करते जाएंगे। काला हिरण, इसमें रटने वाली कोई बात है ही नहीं। काला हिरण, हिरण भी अलग अलग होते हैं। काला हिरण है जो अपने ताल छापर चूरू राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा, जो राजस्थान का राज्य पशु है। भारतीय गोडावण, भारतीय गोडावण एवं हिम तेंदुआ, जो हमने पढ़ा था एशियाई चीता उसी की तरह होता है, ये बर्फ में रहता है हिम तेंदुआ आदि के शिकार व व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर, आंशिक यानी थोड़ा या कुछ प्रतिबंध लगाकर इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो देखिए, इन पशुओं के अलावा जो छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको भी क्या है, वो भी पर्यावरण या इकोलॉजी का एक भाग ही होता है। तो इस दुनिया में जितने भी ये जो जीव जंतु हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, इन सभी का क्या है, इस इकोलॉजी सिस्टम में, इस पारिस्थितिकी तंत्र में उसका काफ़ी योगदान होता है। इसलिए जो कीट पतंगे होती है उनको भी संरक्षण में शामिल किया गया है। इसमें हम लिखेंगे, अंतिम लाइन लिखेंगे, वन्य जीव अधिनियम 1980 व 1986 के तहत, ये 1972 पढ़ा अभी पहले हमने, उसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1980 व 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, ये कीट पतंगों में गिने जाते हैं, तितलियों, और देखो कितना खूबसूरत जीव है ये, अलग अलग कलर में आपने देखा होगा तितलियों को। पतंगों, तो कीट पतंगे होते हैं, वह एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो ये जो बड़े जीव हैं, यही नहीं केवल जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी क्या है, संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। अर्थात इनको, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है, तो उनको भी नष्ट होने से कैसे बचाएं, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब हम वन्य जीव संरक्षण में जो अपना राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसको हम टाइगर कहते हैं, तो उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो उस घटती संख्या का कारण क्या है, तो उसके लिए एक योजना बनाई गई, बाघ परियोजना 1973। अभी हमने 72 पढ़ा था, वो तो क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 बाघ परियोजना है, तो कब यह क्या याद रखेंगे 73 में। तो जो बाघों की व्यापार करना, उनका शिकार करना, जिस कारण से वो लुप्त हो रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। और बाघों को बचाने के लिए अभी जो हमने नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना था जीवों को बचाने के लिए, तो टाइगर को विशेष रूप से बचाने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे बाघ परियोजना। बाघ परियोजना इसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। इसको पढ़ेंगे हम। वन्य जीवों में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है या जानवर है। आगे लिखेंगे 1973 में पाया गया कि देश में 20वीं शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष। शताब्दी के प्रारंभ में बाघों की संख्या 55,000 कितने हज़ार 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। 20वीं शताब्दी यानी 1973 शताब्दी कौन सी हो गई, 20वीं। तो बाघों की संख्या 55,000 से घटकर कितनी हो गई है, मात्र 1827 रह गई है। ये जनगणना, ये आंकड़े हैं। तो बाघों को मारकर भी अभी ये इसकी संख्या कम क्यों हो गई, तो इसमें लिखेंगे इसका कारण क्या है। तो आगे लिखेंगे हम, बाघों को मारकर इनका व्यापार करना, आवासीय जहाँ ये रहते हैं स्थलों का सिकुड़ना। आवासीय स्थल कैसे सिकुड़ रहे हैं कि खनन क्रिया के कारण, पेड़ों को काटने के कारण, किसी जैसे कोई नदी गाठी परियोजना है उसके कारण, या कोई सड़क या रेलवे लाइन के कारण पेड़ों को काटा जाता है। तो उनकी जो जंगलों में रहते हैं उन जंगलों को साफ करेंगे तो उनके आवासीय स्थल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अर्थात सिकुड़ रहे हैं। या भोजन के लिए जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, भोजन हेतु जंगली उपजातियां का कम होना। जैसे जीव ही जीव का भोजन है, तो इस जंगलों को काटने के कारण तो अन्य जीव जिनको बाघ मारकर खाता है, तो उन जीवों की उपजातियों की संख्या कम हो रही है। तो वो कम हो रही तो ये भूख से भी मर सकते हैं, उनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता आदि। इनकी घटती संख्या का मुख्य कारण है। तो ये
इनकी संख्या 55,000 से 1827 रह गई। ये इनका मुख्य कारण है। आगे लिखेंगे हमें भारत व एवं लिखें भारत व नेपाल में विश्व के 2/3 मतलब 2/3 भारत व नेपाल में विश्व के 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध हैं। यानी 2/3 जो बाघ हैं वो केवल भारत व नेपाल में ही पाए जाते हैं और इनकी संख्या कम होने का कारण हमने पढ़ ही लिया। अब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन टाइगर को बचाने के लिए एक जो पूर्व में हमने पढ़ा वन्य जीव परियोजनाओं में एक अलग से, अभी हमने पूर्व में पढ़ा 1972 का, उनमें तो सभी जीव आ गए। अब केवल पर्टिकुलर इस बाघ को बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसको हम बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, जो पर्टिकुलर केवल बाघ के लिए ही बनाया गया था। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, उनका संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। तो आगे लिखेंगे हम प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत जो पूर्व में हमने लिखा 1973 में हुई। वन्य जीव संरक्षण तो पूछे तो 72, ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 और केवल बाघ के बारे में पूछे तो 1973 याद रखना आपको। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। इसका उद्देश्य क्या है? टाइगर को तो बचाना ही है, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही इसको तो बचाना ही है, इसके अलावा शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य, इसका प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघ के अलावा, भाई बाघ को तो बचाना ही है, बाघ के अलावा बहुत बड़े आकार के जाति हो सकता है और कोई बड़ा जीव हो सकता है आकार के जैव जाति, मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव जाति को बचाना शामिल है। तो ये तो हो गया, इसका उद्देश्य हो गया कि बाघ को तो बचाएं, इसके अलावा और भी जो बहुत बड़े आकार के जैव जाति है उनको बचाना इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा भारत सरकार या राज्य सरकारों ने मिलकर कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विकसित किए हैं केवल इन जीव जंतुओं, इसको बाघ को बचाने के लिए। तो इसमें आपको अगर पूछे कि बाघ परियोजना क्या है तो आपको पूरा मैटर मन से जो मैंने पढ़ाया वो लिखना ही है आपको। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कि बाघ परियोजना कब बनी? 1973 में। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ रहते हैं? भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। इनकी संख्या कम क्यों रही है? इसका कारण मैंने बता दिया, बाघों की खाल का व्यापार करना और आवासीय स्थल है उनका सिकुड़ना, भोजन के लिए जो जंगली उपजाति है उनकी संख्या कम होना, ये आदि इनके कारण थे। अब हम पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य हमने बता दिया, जैव विविधता को बचाना है। और अब भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय
उद्यान है जो मुख्य रूप से बाघ परियोजना के उदाहरण। तो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के नाम लिखिए, या कौन कौन से उद्यान हैं जो बाघों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, ये प्रश्न बनता है। तो आप लिखेंगे उत्तराखंड में कॉर्बेट आपने नाम सुना होगा इस अभ्यारण्य का। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में कौन सा अभ्यारण्य है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का, जो अलवर ज़िले में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे लिखते हैं असम में कौन सा है? मानस बाघ रिजर्व। राजस्थान में सरिस्का कहाँ है? अलवर में है, आपने सुना होगा नाम। वह तो असम में कौन सा है? मानस बाघ रिजर्व। वह केरल में कौन सा है? पेरियार बाघ रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। अब इसमें आपसे एक भी पूछा जा सकता है। नाम देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो आप मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का है बंगाल में। जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। पेरियार केरल में। इस प्रकार यहाँ से छोटा प्रश्न भी बनता है, तो इसको भी आप कैसे भी प्रश्न सबको एक साथ याद कर लेंगे, तो किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम जो वनों के प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो था वन व वन्य जीवों का संरक्षण। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वन व वन्य जीव संसाधनों के प्रकार व वितरण। तो हम इसमें वनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें हेडिंग डालेंगे आप वन व वन्य जीव संसाधनों के प्रकार व वितरण यानी वनों के और वन्य जीव संसाधनों के हम प्रकार पढ़ेंगे, यानी वनों के प्रकार पढ़ेंगे हम, व उसका वितरण मतलब वो कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। तो आगे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत में वन व वन्य जीवन सरकार के अधिकार
क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए मतलब माध्यम से सरकार के प्रबंधन में है, हम भारतीय वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो देखो वनों के प्रकार में, अब देखो इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार या भारत में कौन कौन से वनों के प्रकार है उसका वर्णन कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा। तो आप इसमें लिखेंगे आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। तो इसमें मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लिखेंगे आप आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड वन, जिसको हम कह सकते हैं आरक्षित वन। इसका वर्णन करेंगे हम। आरक्षित वन कौन से हैं? तो इसमें लिखेंगे आप देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। तो आधे से अधिक को रेखांकित कर लेंगे। आरक्षित वन कौन से हैं? जो आधे से अधिक जो वन है भारत में वो आरक्षित वन, रिजर्व वनों में शामिल हैं। जहाँ वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को आगे क्या लिखेंगे आप? आरक्षित वनों को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। बस इसमें इतना ही लिखना है। आरक्षित एंड रिजर्व्ड वन, ये देश में पाए जाने वाले जितने भी वन हैं उनमें आधे से अधिक क्षेत्र पर वन आरक्षित वनों की श्रेणी में रखे गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माने गए हैं। दूसरा वन लिखेंगे आप रक्षित वन। रक्षित वन ये वह है, इसमें लिखेंगे वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 कोष्ठक में लिखेंगे 1/3 हिस्सा या भाग रक्षित वनों का है। तो इसमें 1/3 को रेखांकित कर लेंगे। आरक्षित या रिजर्व में हमने क्या पढ़ा था? कौन? आधे से अधिक देश में पाए जाने वाले आधे से अधिक वन आरक्षित वनों में रखेंगे। रक्षित में कितने? 1/3 मतलब 33%, 33-99 यानी 1/3 भाग। तो परसेंटेज हम 100 से निकालते हैं तो 1/3 हो गया। अगली लाइन में लिखेंगे इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए
जो है वो और ज़्यादा नष्ट ना हो, तो होने से बचाने के लिए इनकी या इसकी सुरक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है। तो ये इसमें एक 23 भाग याद रखेंगे आप। तीसरा लिखेंगे अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। अब इसमें देखिए अन्य सभी प्रकार के वन जो दोनों में नहीं है, यानी रक्षित और आरक्षित दोनों में नहीं है, तो अन्य सभी प्रकार जो शेष बच गए दोनों के अलावा, सभी प्रकार के वन व बंजर भूमि, मतलब जो खेती के लायक नहीं है, बेकार है, बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों व समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वह समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अब इसको समझे, पहला हमने आरक्षित पढ़ा, तो भारत में या राष्ट्र में पाए जाने वाले या देश में पाए जो समस्त आधे से अधिक जो वन हैं वो आरक्षित वनों की श्रेणी में रखे गए और वो सर्वाधिक मूल्यवान माने गए, ये हमने पढ़ा। रक्षित वन विभाग के अनुसार 1/3 भाग, उसको मैंने रेखांकित करवाया, इसको ध्यान रखेंगे। आरक्षित यानी रिजर्व्ड नाम ही है, आरक्षित है रिजर्व्ड, तो वो आधे से अधिक आ गए, रक्षित 1/3 पे आ गए, अवर्गीकृत इन दोनों के अलावा शेष प्रकार के वन आ गए। बंजर भूमि जो बेकार पड़ी ज़मीन है, आप अपने आसपास देखते हैं, इन पर खेती नहीं की जाती, जो सरकार व्यक्तियों सरकार के अंडर में होती है, सरकारी ज़मीन किसी व्यक्ति की पर्सनल ज़मीन हो सकती है, किसी समुदाय यानी पूरे समुदाय का या पूरे गांव का या पूरे समाज का जिस पर आधिपत्य हो, ऐसे ज़मीन कौन सी हो गई सामुदायिक, इसको हम किस में रखेंगे, अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखेंगे कि आदि के स्वामित्व में वनों की बात हो रही है, तो ये इनके जो इसमें नियंत्रण में होते हैं उसको हम अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे देखिए कि ये जो हम 3 प्रकार के वन पढ़े वनों के प्रकार में, तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वनों के प्रकार तो कितने हैं, 3 ही हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं हम। शुरू के हमने 2 पढ़े थे, आरक्षित, इसके नीचे लिख लेंगे आप अलग से, आरक्षित व रक्षित, तीनों का वर्णन कर लिया। अब इसका सारांश पढ़ते हैं हम। रक्षित माने ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं, ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव यानी इसकी देखभाल करना, रखरखाव इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों व उनके बचाव हेतु किया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य उसमें स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन है 75%। तो आगे लिखेंगे आप, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की बात करेंगे बाद में, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। छोटा क्वेश्चन हो गया। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत वनों के
अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। जो एमपी की बात करें, इसको रेखांकित कर लेंगे। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन का है, जो प्रदेश कुल क्षेत्र पर कितने भाग पर है? 75% भाग पर है। आगे लिखेंगे इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, बंगाल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में कुल वनों में, उस राज्य के अनुपात की बात करें, एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जो शुरू में पढ़ा था हमने, आरक्षित वनों का है, यानी रिजर्व्ड वन का है। किसमें? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, बंगाल में कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। तो ये तो कौन से आरक्षित वनों की बात है? सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये राज्यों के नाम याद रखेंगे: जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र आदि। ये ऐसे राज्य हैं जिनमें कौन से हैं? आरक्षित वन। तो इसको रेखांकित करेंगे, आरक्षित वन क्षेत्रों का है। अगले प्रश्न पे लिखेंगे हम, अगली लाइन से लिखेंगे पॉइंट बनाकर। जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा व राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का, इसको रेखांकित कर लेंगे, रक्षित वनों का एक बड़ा भाग है या अनुपात है। तो राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा में तो कौन से आ गए? रक्षित वन, जो द्वितीय नंबर पे हमने पढ़े थे। पहले नंबर पे कौन से? आरक्षित और रिजर्व वन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आरक्षित वनों के अनुपात सबसे ज़्यादा किन किन राज्यों में? तो जो हमने पहले लिखे वो लिखने, और रक्षित वन पूछे तो कौन से आ जाएंगे? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में। अब अगली लाइन में लिखेंगे पूर्वोत्तर, यानी पूर्व और उत्तर। इसमें आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम। तो पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर के, पूर्व और उत्तर के सभी राज्यों व गुजरात, इसमें गुजरात का नाम नहीं आया था, वह गुजरात में कौन से वन है? में अधिकांश वन क्षेत्र अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत वन है। अब देखिए, इसको रेखांकित कर लेंगे। तो अवर्गीकृत पूछे तो क्या बताएंगे आप? पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्य व गुजरात में कौन से वन पाए जाते हैं? अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो इसको मैंने अलग अलग पॉइंट में लिखा दिया है
कि वन 3 प्रकार के, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। फिर हमने आरक्षित वनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमने मध्य प्रदेश का पढ़ा 75%, फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, इसमें कौन से वृक्ष हैं? आरक्षित वन, इसको हमने रेखांकित कर लिया। बिहार अपना राजस्थान है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में कौन से वनों का अनुपात है? 200 के नंबर पे पढ़ा हमने रक्षित वनों का। वो लास्ट में पढ़ा हमने अवर्गीकृत वन, जो किस में है? जो किस में है? पूर्वोत्तर भारत व गुजरात में। कौन से वन? अवर्गीकृत। तो तीनों में 2 लिखे हमने, आरक्षित के नीचे रेखांकित करेंगे, रक्षित के नीचे करेंगे और अवर्गीकृत के नीचे रेखांकित करेंगे। इससे हमें पता चल गया कि कौन से राज्यों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये आपको वनों के प्रकार में लिखना है। तीनों का वर्णन लिख दिया, उसके बाद ये अलग से तीनों की डिटेल भी लिखनी है। इसमें छोटा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, रक्षित वनों का अनुपात कहाँ है, तो आपको ये याद रखने है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में, अपना राजस्थान भी आ गया। अवर्गीकृत पूछे तो गुजरात प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे? पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य आ गए, जिसमें असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये से इसमें आ गए पूर्वोत्तर भारत में। तो इस सेकंड नंबर के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस बाकी के जो शेष 2 चैप्टर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।